हेलो दोस्तों, द एडिट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी तक जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे जो संविधान का निर्माण था उस पर हम चर्चा कर रहे थे, और ये जो है उसे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का निर्माण जो वीडियो है उसका ये सेकेंड पार्ट है हमारा। ये पार्ट 2 आप कह सकते हो इसका। जो पार्ट 1 में हमने देखा था कि संविधान का जो निर्माण हुआ था तो उसकी संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार कहाँ से आया था, और बहुत सारी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया था। उसी सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ था। तो थोड़ा सा पीछे का हम रिकॉल कर लेते हैं कि अगर आपको याद होगा तो 1934 में जो उस समय के जो भारत में वामपंथी आंदोलन के जो नेता थे एम.एन. राय, उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का जो विचार पहली बार उन्होंने रखा था। उसके बाद 1935 में जो है नेहरू भारतीय कांग्रेस ने पहली बार जो है इस बात को जो है ऑफिशियली स्वीकार किया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, और वो भी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। फिर हमने देखा था 1940 का अगस्त प्रस्ताव देखा था, 1942 का जो है क्रिप्स मिशन आया था, 1946 का जो है हमने कैबिनेट मिशन देखा। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव ये जो है नेहरू जी के द्वारा जो है हमारे संविधान सभा के सामने पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे जाके प्रस्तावना के रूप में कन्वर्ट हुआ था। तो इन सब चीज़ों को जो है हमने देखा था वहाँ पे। और वहाँ पे एक चीज़ और हमने देखा था कि जो संविधान सभा के जो काम थे वो हुआ था, और उसके बाद हमने एक प्रारूप समिति की बात भी हमने वहाँ पे की थी। तो जो प्रारूप समिति थी ये जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, और इसी समिति ने जो है मिलके जो है हमारे संविधान का जो है प्रारूप तैयार किया था। इन समितियों के अलावा और भी समिति थी। जैसे हम बात करें अगर संघ समिति की, संघ समिति या संघीय संविधान समिति, ये दोनों समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगर प्रांतीय समिति थी तो उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल जो है प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति जो है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुका ऑलरेडी, अध्यक्ष उसके B.R. अम्बेडकर थे। उसके बाद बात करें प्रक्रिया नियम समिति थी, एक प्रक्रिया नियम समिति। तो इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये जो समितियाँ थी, संचालन समिति के भी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो ये समितियाँ थी, कुछ समितियाँ थी जिसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था, हमने सिर्फ प्रारूप समिति के बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन आपको इन समितियों के भी नाम याद रखने हैं, और इनके जो है क्या करना है, इनके अध्यक्ष के नाम याद रखना है आपको। जहाँ भी अगर संघ का नाम आएगा वहाँ पे जो समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांत वाले जो समिति थी आपको ऑब्वियस है वहाँ पे, क्योंकि उस समय हमारे गृह मंत्री जो बनाए गए थे आज़ादी के बाद वो पटेल जी, सरदार पटेल को बनाया गया था। तो प्रांत का जो है सारा कुछ वही देख रहे थे शुरुआत से ही। और प्रक्रिया नियम समिति, ये संचालन समिति, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये कुछ समितियाँ थी और जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि संविधान जो है कैसे हमारा काम करना शुरू किया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा संविधान था इसके प्रभाव में कैसे आया। तो संविधान को प्रभाव में लाने से पहले जब हमारी प्रारूप समिति जब बनी और इसने जो अपना क्या किया कि इन्होंने अपना काम किया, और 4 नवंबर 1948 को पहली बार जो है संविधान का जो अंतिम प्रारूप, मतलब जो लास्ट ड्राफ्ट था, उसको पेश किया गया। इससे पहले क्या हुआ था कि जब 4 नवंबर से पहले लगभग फरवरी 1948 में 1948 में जो है हमारे जो प्रारूप समिति थी उसने जो है भारत के संविधान का पहला प्रारूप पेश किया। और इन्होंने वहाँ इंडिया के लोगों को क्या किया कि 8 महीने का टाइम दिया कि भारत के लोग जो है, क्योंकि 8 मंथ का टाइम इसलिए दिया गया था क्योंकि आप देखोगे तो 1948 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ना इंटरनेट था ना कम्युनिकेशन का कोई साधन था। तो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये टाइम भी उस समय बहुत काफ़ी कम था, क्योंकि आप देखोगे तो 40 करोड़, लगभग 40 करोड़ हमारी जनसंख्या थी उस समय। उतनी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उनको बताने के लिए ये क्या है, ये चीज़ समझाना भी एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क था। तो इन सब चीज़ों को लेकर 8 महीने का टाइम दिया गया था कि 8 महीने में भारत के लोग जो भी है इस प्रारूप पर चर्चा करें और संविधान के इसमें जो भी वो संशोधन चाहते हैं, मतलब उसका प्रस्ताव जो है वो इस प्रारूप समिति को दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को 8 महीने की मेहनत के बाद, इन सब चीज़ों को करने के बाद, जो भी प्रस्ताव आए उस सारे प्रस्तावों को देखने के बाद 4 नवंबर 1948 को जो है पहली बार जो है अंतिम प्रारूप पेश किया गया। और इस पर जो है 5 दिन तक, 5 डेज तक इसमें जो है इस पर जो है चर्चा होती रही, और 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक इस पर काम चलता रहा। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट। उसका जो सेकेंड रीडिंग हुआ था, मतलब सेकेंड बार जो है इस
जस्ट पहली रीडिंग खत्म होने के 5-6 दिन बाद ही 15 नवंबर 1948 से लेकर और 17 अक्टूबर 1949 तक सेकेंड रीडिंग हुई थी। मतलब ये दूसरी बार जो है संविधान का प्रारूप पेश किया गया था। और ये आप टाइमिंग दे सकते हो 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, लगभग 11 महीने का जो टाइमिंग था उस समय तक ये प्रस्ताव आया था। और इस जब प्रस्ताव आया था तो उस दौरान जो है लगभग 7,000 प्लस जो है मतलब प्रस्ताव आए थे कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 2400 प्रस्ताव को ही सिर्फ माना गया और उनमें कुछ संशोधन किया गया, मतलब उस पर चर्चा किया गया। 2400 संशोधन नहीं किए गए, 2400 जो प्रस्ताव आए थे उसके ऊपर वहाँ पे सभा में चर्चा की गई। उसका थर्ड रीडिंग हुई 14 नवंबर 1949 को। 14 नवंबर 1949 से जो है थर्ड रीडिंग शुरू हुई और ये जो है चली कब तक, तो 26 नवंबर तक, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया था। अगर आप हमारे संविधान की प्रस्तावना देखोगे तो उसमें भी एडॉप्शन की जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 है। तो इस दिन जो है हमारे संविधान को जो है 26 नवंबर को जो है B.R. अम्बेडकर ने जो है द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल बाय द असेंबली बी पास्ट, ये प्रस्ताव जो है पेश किया था उन्होंने हमारे संविधान सभा के सामने। और उस दिन जो है हमारे संविधान में जो 200 टोटल जो 299 जो सदस्य थे उसमें से 284 लोग जो है शामिल थे और इन्होंने बिना किसी विरोध के इस संविधान को अपनाया। तो वो अपनाने की जो डेट थी वो 26 नवंबर 1949 थी और संविधान को अपना के इन 284 लोगों ने जो है संविधान पे हस्ताक्षर किए। इन्होंने एक्चुअली में ओरिजिनल संविधान पे जो हस्ताक्षर करने वाले लोग थे वो 284 लोग थे। तो ये था कि संविधान जो है हमारा प्रभाव में आ गया। कब आया? 26 नवंबर 1949 को। और जैसे ही हमारा संविधान प्रभाव में आया तो उस दिन क्या हुआ कि हमारे जो कुछ अनुच्छेद थे, लाइक अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393, इतने जो अनुच्छेद थे ये 26 कब होगा? 26 नवंबर 1949 को जो इतने अनुच्छेद जो है हमारे देश में लागू हो गए। और बाकी के जो भी अनुच्छेद थे, जो भी पूरा संविधान था वो कब जो है आया हमारे देश में, कब से लागू हुआ? तो वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ आती है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को जो है अडॉप्ट कर लिया गया था, प्रभाव में आ गया था। उस दिन जो है इतने सारे जो अनुच्छेद है ये सारे अनुच्छेद भी क्या है लागू हो गए थे, लेकिन बाकी की चीज़ें 26 जनवरी को क्यों किया गया? तो इसके पीछे का आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो यहाँ पे एक चीज़ आता है, यहाँ पे जो एक चीज़ आता है कि जब 1929 में जो संविधान जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन या लाहौर सेशन बोलते हैं उसको। तो 1929 में जब लाहौर में हुआ था तो उस समय डिसाइड किया गया था कि भारत की आज़ादी अब जो है भारत को जो है अपनी स्वराज की मांग करते हुए उन्होंने किया कि 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1930 से क्या किया गया कि उस दिन जो है पहली बार जो है भारत का राष्ट्रीय झंडा, जो अभी आप झंडा देख रहे हो उस झंडे में बस अभी जो अशोक चक्र है उसके जो है चरखा होता था, तो उस झंडे को उन्होंने जो है पहली बार वहाँ पे फहराया था। तो एक्चुअली क्या हो रहा था कि 1920 से ही लगभग मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होते ही इंडिया में जो है स्वराज की मांग उठने लगी थी। वहाँ पे स्वराज की मांग उठ रही थी कि हम जो है अपने ऊपर मतलब इंडिया के लोगों का शासन होगा इंडिया में, बाहर के कोई लोग शासन नहीं करेंगे। तो इन्होंने मांगे तो रखी लेकिन इंडियन जो ब्रिटिश सरकार थी वो सुन नहीं रही थी। तो उसके बाद जो है जब 1929 में लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है हम खुद को जो है इंडिपेंडेंट घोषित करने वाले हैं, हम खुद को स्वतंत्र घोषित करने वाले हैं। और इसके लिए उन्होंने जो डेट चूज किया था वो उन्होंने क्या कि 1930 का मतलब अगले महीने एक्चुअली दिसंबर में जो है वहाँ पे सेशन हुआ था लाहौर सेशन। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो जनवरी में अगले साल का जो जनवरी है उसका जो लास्ट संडे होगा उस दिन जो है हम अपने आप को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घोषित करेंगे। और वो जो डेट आया था वो 26 जनवरी आया था। लास्ट संडे जो आया था 1930 का वो 26 जनवरी आया था। तो लगभग 1930 से लेके 1946 तक हम 26 जनवरी को जो है हर एक साल स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। और जब आज़ादी लेने के बाद आई 1947 में, तो उस साल जो है 26 जनवरी तो जा चुका था ऑलरेडी, और हम अगले साल 1948 तक के 26 जनवरी के लिए वेट नहीं कर सकते थे। तो आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिल गई, 15 अगस्त 1947 को। तो क्या किया गया कि 26 जनवरी जिसको हम एज ए स्वतंत्रता दिवस, एज ए इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे थे,
उसको एक मेमोरी के रूप में रखने के लिए क्या किया गया, ये डिसाइड किया गया कि जो संविधान का प्रवर्तन होगा, मतलब हमारा जो संविधान लागू होगा वो कब होगा, वो 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। तो आई होप कि इतना सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। संविधान को लागू करने का जो डेट था वो 26 जनवरी ही क्यों चुना गया। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी। और इसके साथ जो है संविधान जब लागू हो गया तो वहाँ पे जो है पूरे संविधान को जो है लागू करने के बाद जो है प्रस्तावना को लागू किया गया था। प्रस्तावना पहले नहीं आया था। प्रस्तावना जो है हमारा जब पूरा संविधान तैयार हो गया, उस तैयार संविधान के ऊपर जो है प्रस्तावना को जो है, जो प्रस्तावना थी उसको जो है लागू किया गया। मतलब पहले संविधान बना फिर प्रस्तावना बना, ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रस्तावना हमारे संविधान के बनने के बाद बना था और इसको लागू भी जो है संविधान के लागू होने के बाद किया गया था। और जो उस समय जो हमारे जो बी आर अम्बेडकर जी थे, हमारे संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्हें जो है भारत के संविधान का पिता, मतलब फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है। वो बात अलग है कि जो बी आर अम्बेडकर जी हैं वो, उनका जो विचार था वो मनु से थोड़ा हटके था, बहुत अलग था। तो आप देखते हो भी होगे कि अभी के जो राजनीति में जो है मनु और जो बी आर अम्बेडकर जी दोनों को अलग अलग रूप में देखा जाता है। वो अलग चीज़ है, पूरा राजनीति का, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। हमें अपने पढ़ाई से मतलब है। आगे बढ़ते हैं। तो जब संविधान सभा जब बनाया गया था, जब कमेटी बनाई गई थी, जब प्रारूप समिति बनाई गई थी, संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उस समय जो है कांग्रेस ने जो है अपनी एक विशेषज्ञ समिति बनाई। तो इस समिति में जो है अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और उसके जो मेंबर थे वो आप यहाँ पे मेंबर्स के नाम देख सकते हो। तो ये जो सारे मेंबर्स थे और इनमें से जो 2 मेंबर जैसे के एम मुंशी और एन गोपाला से स्वामी अयंगर, ये जो 2 लोग थे ये प्रारूप समिति के भी जो मेंबर थे। तो ये जो विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, ये क्यों बनाई गई थी? तो एक्चुअली समिति का जो काम था कि इन्हें जो है समिति जो संविधान में जो प्रक्रिया होने वाली थी और इनके संविधान में जो सभा द्वारा नियुक्त प्रश्नों तथा संविधान के पहले सत्र में संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप पर भी चर्चा की गई थी। और इन्होंने जो है 2 बैठकें की थी। इस समिति की जो 2 बैठक हुई थी, वो एक तो हुई थी 20 से लेकर 22 जुलाई 1946 और दूसरी ये जो है बैठक हुई थी, पहली बैठक दिल्ली में हुई थी और दूसरी बैठक हुई थी 15 से 17 अगस्त 1946 में। और ये जो दूसरी बैठक हुई थी ये मुंबई में हुई थी। और आपको याद रखना है कि इसी बीच 15-17 अगस्त में 16 अगस्त को जो है 16 अगस्त 1946 को ही मुस्लिम लीग ने उस समय जो है डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी थी। तो जब ये कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, मेनली किया गया था कि जो प्रारूप समिति जो काम कर रही है, जो संविधान सभा जो काम कर रही है, उसके ऊपर इनका जो है नज़र रखने का काम था। और इसका मसौदा जो है संविधान सभा का जो मसौदा होगा उसको तैयार करने के लिए ये कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। एक बहुत ही जो है फेमस जो है ब्रिटिश संविधानविद है जिनका नाम है ग्रैनविले ऑस्टिन। ग्रैनविले, मैं इनका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रैनविले ऑस्टिन। तो इन्होंने जो है इस संविधान जो कांग्रेस की जो विशेषज्ञ समिति थी इसके बारे में कहा था कि यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया है, ये इनका कहना था। और इसी समिति ने जो है मिलकर जो है क्या किया था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको जो है बनाया था, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब जो से मिलता जुलता था लगभग। उसके बाद आते हैं जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया तो कुछ लोगों ने जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा आलोचना की थी। अब आलोचना करने का क्या रीज़न था? तो लोगों का अपना अपना मत था कि हाँ भाई, कोई बोला था कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। अब क्यों बोले थे? तो यहाँ पे बोले थे कि संविधान सभा में जो है संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जो है भारत के लोगों द्वारा, अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत जो संविधान सभा होगी ये भारत के लोगों द्वारा चुनी जाएगी और ये एडल्ट फ्रेंचाइजी या यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के ऊपर होगी, कि मतलब इंडिया के सारे लोग मिलकर संविधान सभा के मेंबर्स को चुनेंगे। लेकिन उस समय जो है वोटिंग राइट्स जो है, क्योंकि उस समय 1946 में आप देखोगे तो हम तभी भी जो है ब्रिटेन के अंदर में थे, ब्रिटेन का थे, तो उस समय जो है लोगों को जो है वोटिंग राइट्स नहीं थी। तो इसलिए जो है लगभग 10% लोगों ने मिलकर ही इस संविधान सभा को चुना था। इसीलिए कुछ लोग का कहना था कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। उसका संप्रभुत्व का अभाव, कुछ लोगों का ये भी मतलब आरोप था कि ये जो संविधान सभा ये पूरी तरह संप्रभु नहीं है, क्योंकि ये जो है ब्रिटिश सरकार से पूछ के ये अपनी इवन
बैठ के करती है और ब्रिटिश सरकार से पूछ के ये काम करती है। उसके बाद बोला गया कि ये समय की बर्बादी है, क्योंकि समय की बर्बादी इसलिए बोला गया कि हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था, और लगभग 64 लाख रुपए जो है खर्च वहाँ पे हुए थे। तो ये जो इतना टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो इवन तो लोगों ने कहा था कि जो इस संविधान सभा ने जो है इससे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले लिया। और इन्होंने इसका जो कंपैरिजन किया था, ये किया था अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से, जिसने जो है सिर्फ 4 महीने में 4 मंथ में अपना संविधान बना लिया था। लेकिन एक चीज़ वो शायद भूल गए थे कि यूएसए का जो संविधान था, यूएसए में जो है फेडरल सिस्टम है, यहाँ पे जो स्टेट्स है, यूएसए में जो स्टेट्स है उनका अलग संविधान है और पूरे देश का अलग संविधान है, तो वहाँ पे दोनों का संविधान जो है अलग अलग है। जबकि इंडिया में क्या है कि हमारे स्टेट्स का संविधान नहीं है, जो भी संविधान है वो एकल संविधान है हमारा। यूएसए में डबल संविधान है, स्टेट्स का जो अपनी मर्जी होता है वो अपने करते हैं, और देश का जो है संविधान है। और इसमें देखोगे तो आप सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। हमारे में जब लागू हुआ था तो 300 प्लस, मतलब समझ लो 400 के लगभग अनुच्छेद थे यहाँ पे, आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें भी जो है मैटर करती थी। और अगर वही चीज़ अगर आप देखो तो जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में लगभग 9 साल लगे थे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 9 साल लगे थे। जबकि कनाडा का संविधान अगर आप देखो, इन लोगों ने क्योंकि इससे कंपेयर किया था इसलिए मैं बता रहा हूँ, कनाडा के संविधान में देखो आप तो ये 2 साल और 6 महीने का टाइम इन्होंने लिया था। तो ये सब चीज़ भी उन्होंने देखा नहीं, बस उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ भाई ये समय की बर्बादी थी। लेकिन कितना मुश्किल काम था ये चीज़ शायद उन्हें पता नहीं था। और इवन जो हमारे जो संविधान सभा के एक सदस्य भी थे निराजुद्दीन अहमद, उन्होंने भी जो है मतलब इस संविधान सभा को उन्होंने कहा था अपवहन समिति। तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा को अपवहन समिति किसने कहा था? तो निराजुद्दीन अहमद ने। उसके बाद एक चीज़ और बोला गया था कि ये कांग्रेस का प्रभुत्व है, मतलब संविधान सभा में जो है कांग्रेस का प्रभुत्व है। अब ऐसा क्यों बोला गया? तो एक्चुअली ऐसा बोला गया कि आप देखोगे उस समय तो जो 1946 का जो इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस को ही मिलनी जो है, जो 299 जो सीट्स थी उसमें से लगभग 200 प्लस सीट्स जो है कांग्रेस को ही आई थी। और 389 वाला जो कहानी था, ये पाकिस्तान के बनने से पहले तो सारे मुस्लिम लीग के मेंबर तो जा चुके थे ऑलरेडी पाकिस्तान में। जो भी 2 ही पार्टी मिलनी थी, एक कांग्रेस थी एक मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग चली गई थी पाकिस्तान में, अब बची इंडिया में कौन? कांग्रेस। तो कांग्रेस के लोग भैया जो है उस संविधान सभा में रहेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना फिर टाइम नहीं था कि हम दोबारा इलेक्शन कराएं और फिर हम लोगों को चुन के आने दें। तब तक फिर ब्रिटिश जो है तब तक हमारे सर पे बैठे हुए रहते, उनको भी भगाना था हमें। तो इसके लिए जो है कांग्रेस, दूसरे लोग भी थे लेकिन कांग्रेस के जो है लोग यहाँ पे ज़्यादा थे। और इसीलिए जो है जिनकी बात मैंने की थी ग्रैनविले ऑस्टिन, तो इन्होंने इसे जो है एक दलीय निकाय कहा था और बोला था कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। उसके बाद जो है वकीलों और राजनीतिज्ञ का प्रभुत्व। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप अगर हमारे देखोगे तो संविधान का जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं ना, कानूनी लैंग्वेज है कहें तो। क्योंकि यहाँ पे जो है वकीलों की जो इतनी अधिकता थी हमारे संविधान सभा में कि जो भी वकील, मतलब आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू भी एक वकील थे, महात्मा गांधी भी एक वकील थे, जो मतलब उस समय एक चलता, मतलब कहो ना, अभी आप देखो अभी के टाइम में देखो तो जो जिसको भी देखो इंजीनियरिंग करनी है तो उस समय यही था कि हमें मतलब एक बैरिस्ट्री करनी है, हमें बैरिस्टर बनना है। और ये लोग लंदन जाके वहाँ पे पढ़ाई करते थे, वकील बनते थे, आ जाते थे। तो उस समय जो पढ़े लिखे लोग थे वो मोस्टली वकील थे। तो इसीलिए जो है उस समय जो है ये वकीलों का प्रभुत्व हो गया था उनके कारण। और ये इसलिए कहना था कि लोगों का कि जो सिर्फ वकील और राजनीतिज्ञ है, तो इसके कारण जो है समाज के बाकी वर्गों का, जैसे मजदूर वर्ग है, महिलाएं हैं, महिला में आप देखोगे तो सिर्फ एक राजकुमारी अवनीता कौर थी जो संविधान सभा की मेंबर में भी थी। तो यहाँ पे महिलाएं थी जो मजदूर थे, और बाकी सारे जो दलित दबे कुचले लोग थे उनका जो है यहाँ पे कोई प्रतिनिधि नहीं था। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है हिंदुओं का प्रभुत्व। भाई इसके लिए तो मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ जो उस समय जो विंस्टन चर्चिल थे, प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने इस संविधान सभा पे एक टिप्पणी किया था कि भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है इस संविधान सभा ने। भाई इनके लिए तो क्या ही कहा जाए, मतलब इनके लिए एक ही चीज़ कर सकता हूँ कि हिप्पोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि हिप्पोक्रेसी की भी सीमा होती है। वही चीज़ जो है इस विंस्टन चर्चिल के लिए मैं कहना चाहूँगा। भैया इन्होंने क्या किया कि इंडिया को जो है 2 देश में बांट दिया, एक इंडिया में और दूसरा पाकिस्तान में। अब भाई जो मुस्लिम लीग वाले थे ये सारे पाकिस्तान में चले गए, तो अब बचा कौन? हिंदू ही तो बचे हैं यहाँ पे। तो जो बचे हैं यार वही तो संविधान बनाएंगे, दूसरा कहाँ से हम दूसरे, मतलब क्या हम विंस्टन चर्चिल को बैठा ले अपने संविधान सभा में?
मतलब यार कुछ भी ये लोग बोले जाते, कुछ भी मतलब संविधान सभा की आलोचना करनी थी तो लोग कुछ भी बोले जा रहे थे। इन्हें पता नहीं था कि शायद कितना मुश्किल काम था ये बनाना। तो जो देखिए ये उन्होंने जो बोला और मेरा जो मतलब मैं ये अपनी तरफ से बोला हूँ कि भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। तो ये जो है संविधान सभा की आलोचना की गई थी। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है भारत भारत की राज्य व्यवस्था, उस बुक को आप लो और 6 एडिशन में आप पढ़ सकते हो। कोई भी एडिशन लो उसमें आपको मिल ही जाएगा ये। उसके बाद जो है कुछ आवश्यक तथ्य है जो आपके एसएससी, बैंक्स या रेलवे के एग्जाम के लिए आएंगे और ये अब कहे तो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो संविधान सभा ने जो है प्रतीक के रूप में किससे अपनाया था, तो हाथी को। मैं मुहर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो है मुहर है, ये संविधान सभा का मुहर था हाथी में। देखो आप बीच में हाथी है यहाँ पे, और इसमें आप देख रहे हो कि इन्होंने पूरे यूनाइटेड इंडिया की बात की। देख रहे हो यहाँ पे ये पूरा पाकिस्तान यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये पूरा बांग्लादेश आ रहा है, और ये बाद में हमारा पूरा भारत आ रहा है। तो उन्होंने पूरे यूनाइटेड इंडिया की बात की थी और उन्होंने जो है इस हाथी वाले मोहर को जो है प्रतीक के रूप में अपनाया था। उसके बाद बात करें जो कानूनी सलाहकार थे, मतलब जो संवैधानिक सलाहकार थे, उसके लिए सर BN राव को जो है नियुक्त किया गया था। उसके बाद HBR अयंगर को जो है सचिव नियुक्त किया गया था, संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। LN मुखर्जी को जो है मुख्य प्रारूपकार, मतलब जो चीफ ड्राफ्टमैन थे वो कौन थे, LL मुखर्जी थे। जो सुलेखक थे, मतलब जो कैलीग्राफर थे, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देने कि जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थी, उन्होंने अपने हाथों से इटैलिक शैली में इन्होंने अपने हाथों से पूरे संविधान को लिखा हुआ है। हाँ, हमारा जो संविधान है, जो मूल रूप है संविधान का, वो हाथों से लिखा हुआ, ना तो किसी टाइपराइटर और ना किसी कंप्यूटर से, और वो भी इटैलिक शैली में लिखा हुआ। किनके द्वारा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा। इनका नाम आपको याद रखना है। उसका जो संविधान के जो कॉपी है, उसको जो उसका जो सौंदर्यीकरण किया गया था, तो उसको जो है किया गया था शांति निकेतन के जो कलाकार थे, जिनका नाम था नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा। तो इन्होंने जो है इसके सौंदर्यीकरण का काम किया था और ये शांति निकेतन के कलाकार थे। उसके बाद जो है जो हमारे ये व्यूहर राम मनोहर सिन्हा और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे, इन्होंने जो है ज्यामितीय और इन्होंने जो है मूल प्रस्तावना को जो है सौंदर्यकृत और अलंकृत किया था। उसके बाद जो है इसका जो हिंदी संस्करण का जो सुलेखन था, वो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। तो ये जो है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस बनते थे, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अपने अंतिम पार्ट की तरफ। तो संविधान का हिंदी पार्ट। अब संविधान का हिंदी पार्ट में क्या था, देखो, तो जब हमारा संविधान आया था, आप 1950 में ही ले लो। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके बाद जो भी संविधान जो था वो पूरा का पूरा इंग्लिश में था, और जो भी संविधान संशोधन होते जाते थे वो सारे के सारे जो ऐड भी होते थे तो वो इंग्लिश में ही होते थे। तो 98 संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा जो है संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद ऐड किया गया 394 का, और ये जो है 56वां संविधान संशोधन के थ्रू जो है इसकी शुरुआत की गई। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1987 में ही इसको लाया गया था, और ये जो है बना था हमारा 58वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 394 क में जो है जो जोड़ा गया था, इसमें क्या बोला गया, तो इसमें बोला गया कि संविधान का जो हिंदी में अनुवाद होगा, संविधान का अब हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, इसके जितने भी संशोधन होंगे, और अभी से लेकर 1950 से लेकर 1987 तक जितने भी जो संशोधन हुए उन सबका जो है हिंदी अनुवाद करके जो है संविधान में जोड़ा जाएगा। और अगर कुछ ऐसा आता है कि संविधान में हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। अगर कोई असुविधा होती है तो सबसे पहले जो है राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण करेंगे और फिर इस पर वो अपना सजेशन देंगे। और ये चीज़ मैंने बता ही दिया कि 1958 से लेकर 1987 तक जितने भी संविधान संशोधन हुए जो अंग्रेजी में है उनका हिंदी में अनुवाद किया जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है संविधान के हिंदी पार्ट से रिलेटेड है। और इसे कब जोड़ा गया था, तो 98 संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो जो हमारे संविधान संशोधन से रिलेटेड था और संविधान के निर्माण से रिलेटेड था। अगर अभी भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हो, या आप हमारे वीडियो के लिंक में दिया हुआ
जो मेरा इंस्टाग्राम है वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और मैं वहाँ पे अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपके उस डाउट्स को सॉल्व करने के। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।